एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो मेरी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, अगर आपके पास भी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बुक से पढ़ेंगे कि आपके चैप्टर में आखिर है क्या। देखिए, मैं ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है, यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही है। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 हमारा कवर है, चैप्टर नंबर 2 कवर है, चैप्टर नंबर 3 भी कवर है और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए। एंड हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है इसका भी पार्ट 1 कवर है, पार्ट 2 भी कवर है। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है आपका बहुत ज़्यादा लेंथी था, इस वजह से पार्टों में बनाना पड़ा। पार्ट 1 का लिंक आपको, पार्ट 2 का लिंक एंड पार्ट 3 तो ये है ही, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का। तो आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आने वाली मोर वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा पाठ यानी जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसका नाम है तार्किक निर्णय निर्माण, हर्बर्ट साइमन। हम तार्किक निर्णय निर्माण के बारे में बात कर रहे थे, वो भी हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया तार्किक निर्णय निर्माण। इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आगे अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा सीमित तार्किकता के विचारों की समझ, यानी जो सीमित तार्किकता के विचार हैं उनकी किस तरह से हम समझ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसको स्टार्ट करेंगे। सीमित तार्किकता के विचार के आधार पर साइमन मानव तार्किकता की सीमाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं, यानी साइमन जो है वो मानव जो तार्किकता है उसकी सीमाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मानव की जो तार्किकता है, जो सूझबूझ है, जो उसका मस्तिष्क है, वो कहाँ तक कार्य कर सकता है। इसके अलावा साइमन ये भी बताते हैं कि मानव तार्किकता से विशुद्ध आर्थिक तार्किकता कैसे अलग है, यानी मानव तार्किकता से विशुद्ध आर्थिक तार्किकता जो है वो किस तरह से अलग हो सकती है, ये भी बताते हैं साइमन। ठीक है, आगे हम चलेंगे। हर्बर्ट साइमन की सीमित तार्किकता निर्णय निर्माण प्रारूप एक समझ को उपलब्ध कराती है, यानी हर्बर्ट साइमन की जो सीमित तार्किकता है, ये निर्णय निर्माण की जो समग्र समझ होती है उसको भी दिखाने का कार्य करती है कि निर्णय लिया कैसे जाता है। निर्णय निर्माण एक तार्किक प्रक्रिया है कि नियम को ध्यान में रख कर ही यह सिद्धांत कार्य करता है। यानी देखिए, किस तरह से निर्णय लिया जाएगा, क्या निर्णय होगा, क्या निर्णय निर्माण की तार्किक प्रक्रिया होगी, इस सभी को ध्यान में रख के ये जो हमारे सिद्धांत है या ये कहें जो तार्किकता है वो कार्य करती है। हालांकि साइमन यह भी मानते हैं कि यदि निर्णय निर्माताओं में बुनियादी संज्ञानात्मक योजना न हो तो इनमें कोई अन्य कमियां जैसे समय की कमी, सूचना का अभाव, संगठनात्मक प्रक्रिया आदि की समस्या हो सकती है। यानी अगर उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए तो सूचना की कमी या फिर समय की कमी, सूचना का अभाव, ऐसी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो निर्णय निर्माता ऐसा कोई श्रेष्ठ निर्णय नहीं ले पाते। अब ऐसी समस्या आती हैं तो वो कोई भी श्रेष्ठ या फिर एक तरह से अच्छा जो निर्णय है वो नहीं ले पाते, जो कि उनके लाभ को बढ़ाने के साथ नुकसान को कम करे। यानी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले पाते जिससे उनका लाभ बढ़े और जो नुकसान हो वो कम हो जाए। क्योंकि देखिए, हम कोई भी निर्णय क्यों ना लें, वो इसीलिए निर्णय लिया जाता है ताकि जो हमारा लाभ है वो तो बढ़े बट हमें हानि से बचा जा सके। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे। साइमन तार्किकता का सिद्धांत इस बात पर भी उल्लेख करता है कि निर्णय निर्माण को कोई ही निर्णय लेते समय सदैव ही तार्किक दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। यानी जो निर्णय निर्माता हैं वो हमेशा ही जो निर्णय ले रहे हैं उस टाइम पे उन्हें तार्किक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक है, इस दृष्टिकोण को अपनाने के साथ ही उसे निर्णय संबंधित सूचनाओं को वो ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करना चाहिए। यानी जो भी निर्णय संबंधित सूचनाएं हैं कि हमें जो निर्णय लेना है या जो समस्या है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, ताकि जो सल्यूशन है वो अच्छे से प्राप्त हो सके, ताकि वह एकत्रित सूचनाओं के आधार समस्या की पहचान कर सके और जो प्रॉब्लम है वो पहचानी जा सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है।
अगर हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम सॉल्यूशन कैसे लेंगे या उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो सॉल्यूशन लेने के लिए या सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम होती क्या है। अगर हम ऐसे देखें कि जटिल समस्याएं जो होती हैं उनके आधार पर, तो देखिए सीमित जो तार्किकता होती है उसके आधार पर देखेंगे तो संज्ञानात्मक सीमाएं आ गई, और सूचनाओं की अपूर्णता हो गई, और समय की कमी हो गई। ये सारी ही चीज़ें हमें सीमित तार्किकता के आधार पर या सीमित तार्किकता की ओर लेकर जाती हैं। संतुष्टि उपश्रेष्ठ निर्णय, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं, या फिर हमारा जो सल्यूशन है वो हो सकता है जब हम उपश्रेष्ठ निर्णय ले लें, या फिर श्रेष्ठ जो निर्णय है, सही जो निर्णय है वो प्राप्त कर लें। ठीक है, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि असल में श्रेष्ठ शब्दों को खुद संतुष्ट होना या प्राप्त के मेल से बना है। यानी देखिए हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जो संतुष्ट शब्द है वो संतुष्ट या फिर प्राप्त, इन शब्दों से मिलता जुलता है या इन सब से बना है। एक व्यक्ति सारी सूचना हासिल कर सकता है, यदि किसी को सारी सूचनाएं मिल भी जाएं तो वह इन सभी सूचनाओं के आधार मानकर निर्णय लेने में असमर्थ है। यानी देखिए एक व्यक्ति को सारी सूचना अगर मिल भी जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर भी उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने में असमर्थ ही रहता है। इसके विपरीत सीमित तार्किकता में उसी विकल्प की तलाश की जाती है जो कि काफ़ी अच्छा हो। यानी जो हमारा सीमित तार्किकता होती है उसमें सिर्फ उस विकल्प की चयन किया जाता है या उस विकल्प की खोज की जाती है जो सबसे अच्छा हो, ताकि हमें निर्णय लेने में कोई परेशानी ना हो। सबसे अच्छा ही विकल्प हम चुनते हैं जो कि संतुष्टिदायक हो, न्यूनतम मापदंडों को पूर्ण करता हो, और जिससे सबसे बेहतर माना जाता हो। यानी जो भी निर्णय हम लेंगे, यानी जो सबसे अच्छा निर्णय होगा वो संतुष्टिदायक होगा। यानी हम जब उसे लेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी कि हाँ चलो ये निर्णय सबसे बेस्ट था, और न्यायिक होगा। ऐसा नहीं है हम किसी के साथ भेदभाव कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी निर्णय लेते हैं। अब हम देखेंगे सीमित तार्किकता के आधार पर संतुष्टिदायक निर्णय ले सकते हैं। किस तरह से हम उन निर्णयों को ले सकते हैं, तो पहला हम देखेंगे वास्तविक और प्रशासनिक उद्देश्यों की प्रगति गतिशील और जटिल प्रक्रिया के माध्यम से हम ले सकते हैं। निर्णय से संबंधित विकल्पों और परिणामों का पूर्व अनुमान लगाने के संदर्भ में निर्णय निर्माण की सीमा योग्यता, इस तरह से हम ले सकते हैं। सूचनाओं को संबंधित करने को लेकर सूचना का अभाव होना, और संज्ञानात्मक तथा गुणात्मक योग्यता की कमी का होना, ये सभी हम इस तरह से ले सकते हैं कोई भी निर्णय। ठीक है, आगे अब हम देखें संगठनात्मक दबाव और परिस्थितियों में अन्य बाहरी दबाव होना। यानी जो हमारा संगठनात्मक परिस्थिति होती है या फिर अन्य बाहरी जो परिस्थिति की दबाव के कारण भी हम ऐसी सिचुएशन में क्रिएट हो जाते हैं, या ऐसे हम सल्यूशन जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, निजी हित प्राथमिकता और पूर्वग्रह धारणाओं की निर्णयों प्रभावित करता है। यानी जो हमारे निजी हित होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी हम ऐसे निर्णय लेते हैं। ठीक है, इस आधार पर प्रशासनिक मानवों को निम्नलिखित लक्ष्यों में बांटा गया है। अब कौन कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनमें हम प्रशासनिक जो मानक होते हैं उनको बटा हुआ देख सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे सीमित तार्किकता के आधार पर प्रशासनिक मानक अपने न्यूनतम मापदंडों को पूर्ण करने वाला संतुष्टिदायक निर्णय ही लेता है। यानी देखिए जो हमारा प्रशासनिक मानव होता है वो हमेशा ऐसे निर्णय लेता है जिससे वो संतुष्ट हो सके, अपने निर्णय लेकर उसे संतुष्टि प्राप्त हो कि हाँ मैंने सही निर्णय लिया है। ठीक है, वह समस्या का एक सरल रूप लेता है और उसे समस्या के बारे में केवल उतना ही जानकारी एकत्रित करता है जितना वह पर्याप्त समझता है, ताकि जानकारी विश्लेषण पक्षतापूर्ण ना हो जाए। यानी देखिए जो भी व्यक्ति समस्या में फंसा होता है वो समस्या के बारे में सिर्फ उतनी ही जानकारी एकत्रित करता है जितने की उसे लगता है कि हाँ ज़रूरी है। वो उससे ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करता ताकि वो समस्या में और ना फंस जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइमन ने निर्णय निर्माण प्रारूप का एक अधिक वास्तविक व्यावहारिक मापदंड विकसित किया, जहाँ शास्त्रीय सिद्धांत आर्थिक मानव के उत्पादन को बढ़ाता है। यानी देखिए इन्होंने एक व्यवहारिक जो वास्तविक सिद्धांत है या व्यवहारिक जो वास्तविक मॉडल है उसका भी विकास किया, जहाँ जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है वो आर्थिक मानव के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक व्यवहारिक निर्णय निर्माता समस्याओं को हल करने के लिए एक आदर्शपूर्ण विकल्प की खोज में नहीं जाता, बल्कि वह एक संतुष्टपूर्ण निर्णय को चुनता है। यानी देखिए जो आदर्शपूर्ण निर्णय निर्माता होता है या जो सूझबूझ वाला व्यक्ति होता है, या ये कहें जो समझदार व्यक्ति होता है, वो कभी भी आदर्शपूर्ण निर्णय की खोज में नहीं
नहीं चाहता कि मुझे जब तक आदर्शपूर्ण निर्णय नहीं मिलेगा मैं समस्या से निर्णय ही नहीं लूँगा, नहीं। वो सिर्फ़ क्या करता है, एक संतुष्टजनक निर्णय लेता है जिससे उसको संतुष्टि हो कि हाँ, मैंने ये निर्णय लेके बहुत अच्छा किया या ये निर्णय बेस्ट निर्णय होगा। इस तरह से वो संतोषजनक जो भी निर्णय होता है वो उसको ले लेता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे साइमन के सीमित तार्किक प्रारूप की आलोचना। यानी जो साइमन है इनका जो सीमित तार्किक प्रारूप है इसकी किस तरह से आलोचना की जाती है। तो इसकी आलोचना के अंतर्गत हम लिखेंगे निर्णय निर्माण का सीमित तार्किक प्रारूप निर्णय निर्माण का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जबकि कई अन्य शोधकर्ता मानते हैं कि भले ही यह सिद्धांत स्वयं के अलग होने का दावा करे, इसके बावजूद यह सिद्धांत तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के अंतर्गत ही होता है। यानी देखिए इनका मानना है, इनके आलोचकों का, कि निर्णय निर्माण का जो ये सिद्धांत है ये बेशक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सिद्धांत अच्छा है, ये अपने आप को कितना भी जो सैद्धांतिक निर्णय निर्माण है उससे अलग मान ले, लेकिन है ये उसी का पार्ट, उसी के अंतर्गत ही रहेगा, ऐसा नहीं है उससे अलग हो जाए। इसके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरह से देखते हैं इनके आलोचक। साइमन ने इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को भी नज़रअंदाज किया। यानी देखिए जब साइमन इस प्रक्रिया के बारे में बता रहे होते हैं तो वो जो है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जितने भी कारक होते हैं उन सभी को नज़रअंदाज कर देते हैं। आलोचक यह भी कहते हैं कि भले ही निर्णय निर्माण संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु केवल निर्णय निर्माण का विश्लेषण करने से आप पूरी तरह से संगठन को नहीं समझ सकते। यानी देखिए जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि निर्णय निर्माण बेशक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम किसी संगठन को पूरी तरीके से समझ ना लें, हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो इसी वजह से संगठन को समझना, उसके बारे में जानकारी लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नॉर्टन ई लॉग और पी सेल्जिंग जैसे आलोचक कहते हैं कि साइमन के सिद्धांत के तत्व और मूल्यों का जो विरोधाभास है ये वह वास्तव में राजनीतिक और प्रशासन के विरोधाभास को ही नए तरह से उभारता है। यानी देखिए ये जो है ये विरोधाभास जैसी स्थिति को बनाते हैं, जबकि ये जो वास्तविक राजनीति और प्रशासन है उसकी विरोधाभास उपलब्धता या फिर उसको नहीं डोमिनेट कर पाते। वह आगे कहते हैं कि साइमन ने प्रशासनिक अध्ययन में नौकरशाही की भूमिका को कम करके आका, और जो नौकरशाही की भूमिका होती है वो साइमन द्वारा बहुत ज़्यादा कम करके आकी गई है। साइमन ने नौकरशाही को एक निष्पक्ष एजेंट की तौर पर ही सीमित कर दिया जो कि वास्तव में सही नहीं है। यानी देखिए जो साइमन है उन्होंने क्या किया, जो नौकरशाही है उसको निष्पक्ष एजेंट के रूप में ही एक तरह से सीमित कर दिया कि ये सिर्फ एक निष्पक्ष एजेंट होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो नौकरशाही है वो बहुत बड़ा है और वो कभी भी एक निष्पक्ष एजेंट की तरह कार्य नहीं कर पाता। इसीलिए साइमन की जो आलोचना है वो भी की जाती है इस आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टेंगे ने साइमन के तथ्य आधारित विश्लेषण और मूल्यों को बहिष्कृत करने के कारण उनके सीमित तार्किकता के सिद्धांत की आलोचना की। यानी इन्होंने भी इनकी बहिष्कृत करते हुए उनका जो सीमित तार्किकता सिद्धांत है उसकी आलोचना की। इनके अनुसार निर्णय निर्माण की सीमित तार्किकता का सिद्धांत व्यावसायिक, प्रशासन और निजी संगठन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, न कि सार्वजनिक प्रशासन और सरकारी कार्यों के लिए सीमित तार्किकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यानी देखिए ये जो है ये मानते हैं कि इनका जो सिद्धांत है ना सीमित तार्किकता, ये सिर्फ व्यावसायिक संगठन या फिर व्यवसायी या फिर निजी संगठनों के लिए उपयोगदायक है, ना कि सार्वजनिक या सरकारी। ये सरकारी और सार्वजनिक के लिए बिल्कुल भी उपयोगदायक नहीं है। देखिए मैंने अभी तक आपको कई आलोचक बताए हैं और यह जो आलोचक होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको इनके नाम भी याद करने हैं और नाम के साथ में आपको इनकी आलोचना याद करनी है कि इन्होंने क्या क्या कहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि हाँ जो आलोचना होती हैं
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि तथ्य और मूल्यों के बीच विभाजन करना और मूल्य को बहिष्कृत करना समस्या के पास पहुंचने का कोई सही तरीका नहीं है। इसलिए क्योंकि मूल्य नीति निर्णय प्रक्रिया का हमेशा ही महत्वपूर्ण भाग रहते हैं। यानी कुछ जो आलोचक हैं वो इन्हीं की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हम किसी का भी विभाजन करके, यानी मूल्यों के बीच में विभाजन करके या फिर बहिष्कृत करके जो समस्या है वहाँ तक पहुँचे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो मूल्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी सिचुएशन को सही करने में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। आलोचकों का मानना है कि निर्णय निर्माण में केवल कार्य कुशलता और लाभ हानि विश्लेषण को ही नहीं महत्व देना चाहिए। निर्णय निर्माण के उद्देश्य में हितधारकों की संतुष्टि, सामाजिक कल्याण, संसाधनों का विश्लेषण, उपयोग आदि भी समान महत्वपूर्ण है, जिससे कि साइमन ने प्रक्रिया में नकार दिया है। यानी देखिए, कुछ आलोचक हैं वो मानते हैं कि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें कुशलता, लाभ हानि बस इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इसमें जो निर्णय निर्माण के उद्देश्य हैं, हितधारणा है और जो हमारी सामाजिक कल्याण है, संसाधन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लेकिन साइमन ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया है या फिर इन्हें देखा ही नहीं, इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए भी इनकी आलोचना की जाती है। ठीक है, कुछ आलोचक साइमन की इसलिए भी आलोचना करते हैं क्योंकि साइमन ने निर्णय निर्माण में तार्किकता को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना। क्योंकि देखिए, जो निर्णय निर्माण है साइमन मानते हैं उसमें सिर्फ जो तार्किकता है, जो हमारी बुद्धि है, वो ही इम्पॉर्टेंट है। पर ऐसा नहीं होता, उसमें हमारी सिचुएशन, हमारे आसपास के लोग सब महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। चाहे हमारी संस्कृति हो, व्यक्तिगत चीज़ें हो, सारी चीज़ें हमारी उसमें रोल निभाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे साइमन का प्रारूप कई आलोचकों के लिए योग्य प्रारूप है, क्योंकि यह आदर्शवादी प्रारूप है जो कि वास्तविक लोक प्रशासन और वास्तविक दुनिया में फिट नहीं बैठता। यानी देखिए, ये जो है, ये आलोचक कहते हैं कि जो साइमन का सिद्धांत है ये आदर्शवादी सिद्धांत है और आदर्शवादी समाज में ही फिट बैठेगा। क्योंकि हमारा जो वास्तव में समाज है ना, वास्तव में जो दुनिया है, वो तो ना तो वो आदर्शवादी है, ना ही ये जो इनका सिद्धांत है ये हमारी वास्तविक दुनिया में फिट बैठता है। क्योंकि हमारी वास्तविक दुनिया में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जहाँ इनका जो सिद्धांत है लागू ही नहीं होता। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है इसको आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में माना गया है। ठीक है, आगे हम देख, अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी साइमन द्वारा दिए योगदान और लोक प्रशासन में उनके प्रसिद्ध कार्यों को नकार नहीं जा सकता। यानी देखिए, इतनी इनकी आलोचना की गई है, लेकिन इनकी जो सिद्धांत है वो फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसकी जो महत्वपूर्णता है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के साथ ही लोक प्रशासन के विषय में एक नया प्रतिमान उभरा था। यानी तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के साथ ही एक प्रशासन में एक तरह से विषय और एक नया प्रतिमान उभर के सामने आया, जिसने और ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्रिएट करी। हर्बर्ट साइमन ने चयन के रूप में निर्णय निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे कि प्रशासन और प्रशासनिक व्यवहार की गतिशीलता को समझने में मदद मिली। यानी हर्बर्ट साइमन ने एक चयन के रूप में जो निर्णय निर्माण है उसका जो प्रारूप है उस पर प्रकाश डाला, ताकि जो प्रशासनिक व्यवहार है, गतिशीलता है, उसको समझने में मदद मिल सके। साइमन के विचारों और उनके प्रसिद्ध कार्यों से कई लोग प्रशासन प्रसिद्ध सिद्धांतकार, प्रबंधकीय चिंतक, अर्थशास्त्री प्रभावित हुए थे। विक्टर थॉमसन, एंथनी डाउन्स, माइकल क्रोजियर, गॉर्डन कटलॉग, इवाइट वाल्टो, ग्लोम्बे विस्की आदि, ये सभी जो हैं ये इनके विचारों से प्रभावित हुए और इनके विचारों को फॉलो किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण प्रारूप की झलक। यानी जो निर्णय निर्माण प्रारूप है उसकी किस तरह से हम झलक देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा ही डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। निर्णय निर्माण का प्रारूप, इन प्रारूपों का प्रयोग कहाँ, यानी ये जो प्रारूप है इनका प्रयोग कहाँ होता है। तार्किक विकल्पों के बारे में सूचना इकट्ठा की जा सकती है। यानी तार्किक के आधार पर हम विकल्पों की जो सूचना है वो इकट्ठा करते हैं। निर्णय महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर हम देखते हैं कि निर्णय महत्वपूर्ण है या नहीं है। आप अपने प्रमाणों को समझने का प्रयास करते हैं, यानी जो भी निर्णय है उसको समझने का प्रयास करते हैं आप तार्किक में। ठीक है, सीमित तार्किकता, न्यूनतम मापदंड स्पष्ट होते हैं, यानी जो भी मापदंड है वो स्पष्ट होते हैं।
आप निर्णय निर्माण में ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहते, यानी जो भी निर्णय लेना चाहते हैं आप फटाफट ले लेते हैं, ज़्यादा समय यूज़ नहीं करते। आप अपने परिणामों को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, ऐसा नहीं है आप जो भी परिणाम निकलेंगे आप उन्हें बढ़ाना चाहें, नहीं। जो भी आउटपुट होगा आप उसे स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। सहज बोध, इसमें क्या होता है, लक्ष्य अस्पष्ट होता है, यानी जो भी लक्ष्य होता है वो स्पष्ट नहीं होता, वो अस्पष्ट होता है, ठीक। यह समय का दबाव है और विश्लेषण करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, यानी इसमें समय का दबाव रहता है क्योंकि हमें जल्दी ही कोई चाहिए होता है और विश्लेषण करना काफ़ी महंगा हो जाता है। इसमें आपको समस्या का अनुभव होता है, यानी जो भी समस्या है उसका आपको अनुभव होता है कि क्या समस्या है और इसका क्या सल्यूशन होगा, ठीक है। संरचना, संरचना के अंतर्गत आप लिखेंगे समस्या का समाधान स्पष्ट नहीं होता, यानी जो भी समस्या का समाधान होगा वो स्पष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे नए समाधानों को उत्पन्न करने की ज़रूरत, यानी जो भी समाधान है उसका जो नया रूप है वो उत्पन्न करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मामलों को गहराई से देखने के लिए आपके पास समय है, यानी जो मामला है या जो समस्या है उसको गहराई से देखने के लिए आपके पास समय होता है, आप उसे पूरी डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड यहाँ आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आपका निष्कर्ष शुरू हो जाता है। अगर आप निष्कर्ष चाहें तो आप इसको सेल्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ थोड़े से प्रश्न हैं, फिर यहाँ यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और आपका जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्टिविटी बना सकते हैं मेरे साथ में। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे साथ में ढूंढ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी अच्छे से स्टडी कर पाएँ और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।